अगर स्ट्रिंग क्या हुआ, बीच में स्क्रीन फ्रीज हो गया था। स्क्रीन अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस ये शाम को यही होता है, यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत होता है शाम को। ठीक है, सो स्ट्रिंग में जो टेंशन था जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है वो 45 kg वेट है। दैट इज नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन। सो Multiply by 45 into 9.8 न्यूटन you'll get. So you'll get the answer as 45 into 9.8 कर लो जो भी है। अब वो क्या बोल रहा है, a certain string 500 centimeter long breaks under a tension of 45 kg weight. An object of mass 100 gram is attached to the string and whirled in a horizontal circle. आपके horizontal circle में इस हम string को rotate कर रहे हैं और ये जो मेरा string का tension provided है ये मेरा कहीं पर है। सो मेरे स्ट्रिंग का जो टेंशन प्रोवाइडेड है वो 45 kg वेट का है और इसी टेंशन के अंदर ये ब्रेक हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट ऑब्जेक्ट कैन मेक पर सेकेंड। कितना रिवॉल्यूशन कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकता है, ये ऑब्जेक्ट बना सकता है पर सेकेंड में, मैक्सिमम नंबर विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग ना ब्रेक हो उससे पहले वो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बना सकता है। एक बात याद रखो कि आपका ओमेगा इज 2πn। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बढ़ता जाएगा, ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल से बड़ा हो गया तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस यस अगर सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल से बड़ा हो गया तो आपका स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा। तो आपको जो भी फोर्स लगाना है वो इक्वल टू सेंट्रीपिटल लगाना है। मतलब आपका ओमेगा ऐसा होना चाहिए कि सच दैट आपका सेंट्रीपिटल से बैलेंस हो, सेंट्रीपिटल से बड़ा नहीं जाना चाहिए आपका एफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस यस So the maximum F is given by mr omega square और मुझे पता है कि मेरा ओमेगा इज 2πn, so it is mr into 2πn the whole square. So here this will be 2πn the whole square equals to F upon mr. Therefore take square root. 2πn is equals to under root of F upon mr. That is basically your n will be equal to 1 upon 2 pi under root of F upon mr. F की जगह पे डाल दो टेंशन इन द स्ट्रिंग, m डाल दो, मास r डाल दो एंड कैलकुलेट एंड गेट द आंसर। समझा सबको? समझा? वाई दिस Yes. F was equal to mr ओमेगा स्क्वायर। मतलब जितना पिटल लग रहा है उसी फ्यूगल जाना चाहिए। अगर आपने n बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जिससे फ्यूगल, आपको पता है फ्यूगल एंगुलर स्पीड पे डिपेंड करता है, हमने फॉर्मूला देखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का mr ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल ओवर हियर? बोलो। टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा स्ट्रिंग ब्रेक ना हो तो मैं फ्यूगल जो लगा रही हूँ, फ्यूगल मेरे बहुत फ्यूगल मैंने बढ़ाया तो भी पिटल के बराबर होना चाहिए। अगर पिटल से बड़ा फ्यूगल हो गया तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो मतलब मेरा जो भी फोर्स लगेगा, जो भी पिटल लगेगा वो फ्यूगल के बराबर होना चाहिए, इसलिए F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर डाला। और हम वो ओमेगा, अब हम वो n फाइंड कर रहे हैं जिस n के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कुछ समझे? क्वेश्चन समझा? यस मैम। सो पिटल और फ्यूगल बैलेंस्ड जब तक रहेंगे तब तक ये स्ट्रिंग प्रॉपरली गोल गोल घूमेगा और टूटेगा नहीं। जहां फ्यूगल बढ़ा, और फ्यूगल का बढ़ने का, फ्यूगल का एक ही फॉर्मूला है, सेंट्रीफ्यूगल का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ओमेगा डिपेंड्स ऑन योर 2πn। सो अगर आपने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बढ़ा दिया तो ओमेगा बढ़ जाएगा।
ओमेगा बढ़ गया तो फ्यूगल बढ़ जाएगा, ये कंडीशन मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो भी फ्यूगल है वो किसके बराबर हो, टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज सेंट्रीपिटल के बराबर हो। कुछ समझे? Yes, ma'am. What I said? लिख लो, राइट इट अवे। लिखा है कोई? Anyone is writing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सब्स्टिट्यूट करो और मुझे आंसर दो तो जरा। या फिर करके रख, लिख के रखो घर पे से करके, है ना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका आंसर पूछूंगी। Yes. आंसर बता देती हूँ आंसर क्या है, सो दैट आप लोगों को भी पता चल जाए कि आपने करेक्ट किया है या नहीं। द आंसर इज 4.726 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आएगा वो 4.726 हर्ट्ज आएगा। Yes, मैम Miss. उसको अप्रोक्सीमेटली 5 लिख सकते हैं ना, 5 रिवॉल्यूशंस सकते पर। हो बट डोंट गो फॉर इट। 4.726 आ रहा है तो 4.7 पे रोक सकते हो, 5 पे मत जाओ। 5 बहुत Yes. बड़ा डिफरेंस हो गया आपका 4.7 से। यस मैम। तो 4.726 को 4.7 लिख सकते हो, बट यू कैन नॉट गो टू 5। 5 और 4.7 इज अ बिग डिफरेंस। 4.9 होता तो आप उसको 5 लिख सकते थे। मैम बट वो एक रिवॉल्यूशन मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा ना, वो पॉइंट में रिवॉल्यूशन नहीं करेगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पार्ट उसने कवर किया है। ओके समझा मैम। मैम कैमरा ऊपर करो। वहां पे कंडीशन लिख लो, इफ यू डोंट वांट टू ब्रेक योर स्प्रिंग योर पिटल शुड बी इक्वल टू फ्यूगल, फ्यूगल शुड नॉट बी ग्रेटर, अदरवाइज द स्प्रिंग विल ब्रेक। ये दिमाग लगाने वाली चीज थी कि अगर आपको चाहिए कोई चीज उड़कर बाहर ना जाए तो आपको पिटल और फ्यूगल को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए प्रॉपर्टी सर्कल में घूमे और उड़ के बाहर ना जाए तो ऐसा कंडीशन तभी हो सकता है जब पिटल और फ्यूगल बैलेंस्ड हो। समझे कुछ? Yes, ma'am. Yes. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जेडबलई में। वो बोलते हैं कि आप ऐसा कंडीशन फाइंड आउट करो जिसमें किसी रोटेटिंग चीज पे कोई चीज रखी है वो उड़कर बाहर ना आए। तो वहां पे आपको दिमाग लगाना होगा कि ये तभी पॉसिबल है जब पिटल और फ्यूगल सेम हो जाए। समझे? जल्दी Yes. चलो फटाफट लिख लो सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट। मिस केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना 9.8 की जगह 10 से कर सकते। नहीं, जब तक आपको खुद ने बोला नहीं है कि 10 करो तब तक नहीं। जब मिस तक वो मैंने खुद नहीं 10 बोल से रहे, किया और आंसर मेरे को हाँ, 4.7 ही आ रहा है। मैं नहीं, 4.776 आ रहा है 10 से किया तो। वही बोल रही हूँ, जब तक वो खुद ना बोले, क्योंकि अगर वो खुद नहीं बोल रहे हैं 10 लेने के लिए तो आप खुद से 10 नहीं जाओगे। हाँ, जब आप एंट्रेंस ना करे हो, कभी कभी क्या होता है आप 10 से कर देते हो, वो लोग ऐसा डाल देंगे 4.726 4.756, तब क्या करोगे? यस मिस। अंडरस्टैंडिंग? Yes. हाँ, अगर ऑप्शंस में इतना डिफरेंस है कि भाई एक 4.7 है, दूसरा 2 है, तीसरा 1 है, तो आप 10 लेकर सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या वो खुद बोल रहे हैं कि ओके टेक द ग्रेविटी एज 10, तो खुद से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज स्पेसिफाइड नहीं है तो 9.8 के साथ जाना है। दो यस इट इज डिफिकल्ट बट स्टिल 10 आपका काम सिंपल कर देता है, बट स्टिल हो गया। यस यस। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 3. What is number 3? Let's try to understand the question number 3. If a disk of a radius 15 centimeter, एक disk है, that is एक rotating table है, is 15 centimeter rotates with a speed of 33 into 1/3 RPM. Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter from its center. If the coefficient of friction between the coins and the disk is 0.15, which of the two coin will revolve with the disk? अब यहाँ पर थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट यूज हो रहा है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कंसीडर कर रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला कि आप लोग जरा फ्रिक्शन वाला पार्ट भी जाकर आओ। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। जरा इसको कोशिश करते हैं करने की। सो लेट्स गो अहेड।
आर वो बोल रहा है डिस्क का 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्पीड जो बोल रहा है, स्पीड जो बोल रहा है वो 33 1/3 आरपीएम बोल रहा है। सो आरपीएम इज बेसिकली रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि एक मिनट में 33 इंटू 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो रहा है। तो समवेयर इट इज टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्या लगता है क्या करोगे, व्हाट यू कैन डू? मैम वो 100/3 आएगा रोटेशन पर मिनट। 100/3. सो दिस विल 100/3 डिवाइड बाय 60 करके 33 रोटेशन पर 99 सेकंड आएगा। Yes. 99 Per प्लस 1 second इज per 100। ये पता है ना इसको सॉल्व कैसे करते हैं? Yes. ये अब वो होता है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर के साथ ऐड कर दो। सो दिस इज आरपीएम। पर आपको पता है फ्रीज हो गया। Free. यस Yes. ये शाम का यही प्रॉब्लम है। सो सॉरी, शाम को ना हमारे यहाँ पे नेटवर्क बहुत इश्यू होता है, बहुत ज्यादा। लाइक इफ आई स्विच माय कैमरा ऑन एंड एवरीथिंग देन, ठीक है। इज इट ओके नाउ? अब दिख रहा है? Yes. तो 3 into 33 plus 1 that is 100/3 RPM। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से डिवाइड करना Divide by पड़ेगा। 60. So 100/3 in divide by 60 will be give you revolution 5/9. per 5/9. second. So it will basically 5/9 hertz. That is yours. Let it be at 5/9. 5/9 ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और म्यूएस बोल रहा है वो कितना बोल रहा है? टेबल और डिस्क के टेबल इसमें जो म्यूएस है वो 0.15 है, 0.15. ठीक है। एक कॉइन जो है आपका, एक कॉइन 4 सेंटीमीटर का रखा हुआ है, उसको मैं R1 लेती हूँ। 4 सेंटीमीटर मतलब फिर से freeze हो गया। 0.04। फिर से फ्रीज हो गया। यस Yes. Yes. अब ठीक है, अब ठीक है। नो मैम स्टिल फ्रीज्ड है। अब ठीक है। अब ठीक है आपको? दैट इज ओके? Yes. नाउ कैन यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है। सो पहले कॉइन को मैं 4 सेंटीमीटर पे ले रही हूँ, दैट इज 0.04 मीटर। और दूसरे कॉइन को मैं 14 सेंटीमीटर पे ले रही हूँ, दैट इज 0.14 मीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है कि कौन सा कॉइन डिस्क के साथ रोटेट करेगा और एक कॉइन ऐसा होगा जो उड़ जाएगा। ऐसा कोई कंडीशन होने वाला है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे चाहिए कि वो डिस्क के साथ रहे, है ना, और डिस्क के बाहर ना जाए, तो ये कंडीशन कब पॉसिबल है? व्हेन इट इज सेंट्रीपिटल पॉसिबल। सेंट्रीफ्यूगल इक्वल रहेगा। एग्जैक्टली, सेंट्रीपिटल और फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल इक्वल सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होगा, बराबर होगा। Yes. Friction और है ना। centripetal equal सुनो है। सुनो, और यहाँ पर पिटल प्रोवाइड करने वाला कौन है? Friction. यहाँ पर Friction. फ्रिक्शन है। ट्रू। सो जरा पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि जो सेंट्रीपिटल लगने वाला है फ्रिक्शन की वजह से, वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, दैट इज म्यूएस इनटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, म्यूएस इनटू एन होता है। सो 0.15 एन आपको पता है mg होता है, राइट। एन इज नॉट ऑलवेज mg, बट अगर आप ये डिस्क लो और ये आपका कॉइन है, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ से है और mg नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड बैलेंस हो गया। Yes. तो नॉर्मल इज बैक्ड बाय mg, इसलिए nmg Yes. आया है, ठीक है। Yes. यस ये सबको समझा बच्चों? ये nmg क्यों आया? Yes. ये कॉइन Yes. रखा है नॉर्मल ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ। mg इज वेट,
तो नॉर्मल को mg बैलेंस कर रहा है, इसलिए n हमारा mg आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको मिल जाएगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स आप प्रोवाइड करने वाले हो उसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, दैट इज ओके। अब Yes. व्हाट इज द कंडीशन वी वांट कि हमारा जो कॉइन है, कौन सा कॉइन है दोनों में से जो विदाउट स्लिप हुए हमारे डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है। दिस इज व्हाट वी वांट। और मुझे पता है कि अगर मेरा पिटल बड़ा है या फिर फ्यूगल के बराबर है तो ही वो डिस्क पे रुका रहेगा। अगर मेरा फ्यूगल बड़ा हो गया तो वो डिस्क पे रुकेगा, तो वो डिस्क पे नहीं। रुकेगा क्या? नहीं, बोलो। नो, ठीक है, तो सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। आपको फ्यूगल का फॉर्मूला पता है, राइट? फ्यूगल का फॉर्मूला इज बेसिकली m ओमेगा स्क्वायर r। mr omega square. Square. So for coin 1 will be f1 will be mr1 omega square and f2 will be mr2 omega square. आपको ऊपर फ्रीक्वेंसी पता है, उससे ओमेगा आ जाएगा। r1 r2 डालो और पता करो कि कौन सा वाला रोटेट कर रहा है और कौन सा वाला रोटेट, कौन से वाले का वैल्यू से मारा है वही उसके साथ रोटेट करेगा। समझ में आया? Yes, समझे? ma'am. यस, मैम एक बार वापस रिपीट करें। I said कि वो डिस्क के साथ वही कॉइन रोटेट करेगा जिसका सेंट्रीपिटल बड़ा होगा या फिर सेंट्रीपिटल बराबर होगा। अगर फ्यूगल बड़ा हो गया तो वो उसको बाहर ढकेल देगा। समझे? तो हमने पिटल देने वाला फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, दोनों पे लगने वाले फ्यूगल को कैलकुलेट करेंगे। पहले वाले कॉइन का फ्यूगल विल बी mr1 ओमेगा स्क्वायर, दूसरे वाले कॉइन का फ्यूगल विल बी mr2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आपको ऊपर से मिल जाएगा, आपके पास ऊपर फ्रीक्वेंसी है, उससे आपको ओमेगा आ जाएगा। आपको पता है ओमेगा इज 2 पाई n। तो यहाँ पर डालो, इस कॉइन पे कितना फ्यूगल लग रहा है वो निकालो, और दूसरे वाले कॉइन पे भी कितना फ्यूगल लग रहा है वो निकालो। जिसका फ्यूगल ज्यादा होगा वो डिस्क के साथ रोटेट नहीं करेगा, जिसका फ्यूगल कम होगा वो डिस्क के साथ रोटेट करेगा। वो पिटल के हिसाब से काम करेगा और पिटल तो उसको गोल गोल घुमाएगा। कुछ समझे? Yes. कुछ समझे? यस, चलो ये सम करके लो, स्टार्ट डूइंग, करके दो। ये एनालिसिस लिखो और फटाफट ये सम करके दो। कैमरास ऑन करो, बट आई कैन सी यू पीपल आर डूइंग। अगर आप लोगों के यहाँ कैमरे का नेट का इशू नहीं है तो ये बहुत बड़ा हो फैक्ट गया मैम। हो गया। कौन सा कॉइन रोटेट कर रहा है? मैम वन वाला। रोटेट कर रहा है, दूसरा सेकंड वाला स्लिप हो रहा है। दूसरा वाला स्लिप होएगा, पहला रोटेट यस, क्योंकि उसका फ्यूगल का वैल्यू ज्यादा, उसका ज्यादा है, 1.7 आ रहा है 1.7 सेकंड का। ज्यादा आएगा। यार है। यस यस, यस, समझे? और फर्स्ट का 1.4 आया। 0.49 आया फर्स्ट। ठीक है, बाकी के लोग ट्राई करो। मैम ये इनसे तो एक्सपेक्टेड था। मैम क्या हुआ? कौन बोला? मैम मैम एक पर्टिकुलर फ्यूगल का कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है जिससे मतलब ज्यादा रहा तो वो कंपलसरी मतलब ऐसे स्लिप होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको उसको रोटेट करवाना है अपने साथ, तो उसका पिटल या तो पिटल ज्यादा होना चाहिए तो पिटल बराबर होना चाहिए फ्यूगल से। अगर फ्यूगल बढ़ गया, आपको पता है कि अगर आप किसी चीज दो डायरेक्शन से किसी चीज को फोर्स लग रहा है तो चीज उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन लेफ्ट से धक्का मार रहा है, एक पर्सन राइट से धक्का मार रहा है। लेफ्ट वाले का फोर्स ज्यादा है राइट वाले के कंपेयर में, तो वो चीज लेफ्ट की तरफ घूमती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। तो फोर्स ज्यादा जहाँ होता है चीज वहीं पर जंप करने की या जाने की कोशिश करती है, आपको नेट रिजल्ट वहीं दिखता है। तो अगर आपका पिटल से अगर आपका फ्यूगल ज्यादा होता है तो चीज फिर सर्कल में नहीं रहेगी, फिर वो फ्यूगल उसको बाहर की तरफ ढकेल देगा। आपको चाहिए कि आपकी चीज सर्कल में घूमे या तो उस चीज के लिए दो कंडीशन है, या बराबर रहे उसका फ्यूगल या तो पिटल फ्यूगल से ज्यादा रहे, तो भी वो सर्कल में घूमेगा, तो वो पिटल की बात मानेगा और पिटल उसको सर्कल में रखेगा। कुछ समझे? ऐसा कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ऐसी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। आपको पिटल की वैल्यू के हिसाब से फ्यूगल कैलकुलेट करना है। समझे? कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. यस, देविका
आप लोगों को समझ में आ रहा है? मनाली कुछ समझाओ व्हाट आई सेड. Yes, ma'am. व्हाट अबाउट अदर पीपल? Yes. अक्षय समझाओ, शरण समझाओ. Yes. अक्षय Yes, व्हाट द ma'am. पार्ट? Yes, कोई ma'am. ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? एनीवन हियर जिसको नहीं समझा व्हाट आई सेड? एनीवन हियर जिसको नहीं समझा व्हाट आई सेड? प्लीज लेट मी नो. I'll explain you again. कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ रहा है व्हाट आई सेड? विराज समझा? Yes, ma'am. मिल गया आंसर. ओके. शरण, Yes, जेनिफर. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I just want you people to speak up, okay? Because खुशी समझ में आ रहा है? खुशी, are you there in the batch? खुशी, I'm talking to you. ma'am. खुशी, तू अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती ना बैच में, मीनिंग नहीं है तेरा, मैं पहले बता देती हूँ. डोंट बी केयरलेस अबाउट फिजिक्स एंड फिजिक्स के सम्स. ठीक है, आ गया सबको? सो बेसिकली Yes. हर बार Yes, अगर ma'am. आपको ऐसा सम आता है तो पहले आप पिटल निकालो. पहले ये करो कि किसकी वजह से लग रहा है, उसका कंसेप्ट यूज करके पिटल लगाओ, पिटल निकालो. फिर फ्यूगल निकालो. फ्यूगल निकालने के बाद अगर फ्यूगल ज्यादा है तो वो गोल गोल साथ में नहीं घूमेगा. ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है, उड़ जाएगा बाहर. होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 4. The coefficient of static friction between the coin and a gramophone is disk is 0.5. The radius of the disk is 8 centimeter. Initially, the center of the coin is 5 centimeter away from the center. At what minimum frequency will it start slipping from there? By what factor will the answer change if the coin is almost at the rim? ठीक है, क्या है इसमें? स्लिप कर रहा है. स्लिप कर रहा है मतलब जस्ट स्लिप करना स्टार्ट हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं फ्यूगल Dominant. पिटल इक्वल है. डोमिनेट होने वाला है, फ्रिक्शन Yes. से बड़ा होने वाला है. यस है या नहीं? मैम, आपको जब वो स्टार्ट frequency करेगा तब दोनों इक्वल रहेगा ना. स्टार्ट करेगा तो दोनों इक्वल नहीं रहेगा. मैम मतलब इक्वल से थोड़ा ज्यादा रहेगा. यस यस यस. स्टार्ट करेगा तो फ्यूगल थोड़ा ज्यादा रहता है हमेशा. Greater फ्यूगल than को, equal. यस फ्यूगल को पिटल. देखो जब तुम लोग किसी रोटेटिंग मैरी गो राउंड वगैरह पे बैठते हो तो जब स्टार्ट करता है तो तुमको एक धक्का लगता है, मतलब तब फ्यूगल डोमिनेंट रहता है. पिटल को लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है. Yes. यस Yes, yes. एक बार थोड़ा सा कांस्टेंट स्पीड पे आते हो तो दोनों बराबर हो जाते हैं. में ज्यादा स्पीड बढ़ा तो फ्यूगल वापस डोमिनेंट हो जाएगा. हाँ, फ्यूगल डोमिनेट हो जाएगा. अब फ्यूगल का एक ही फॉर्मूला है, एम आर ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा इज स्पीड. स्पीड बढ़ाओगे दैट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड बढ़ाओगे, एन बढ़ाओगे, फ्यूगल बढ़ता चला जाएगा. पिटल को लगने के लिए अलग अलग फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा. कभी टेंशन की, फ्रिक्शन, कभी ग्रेविटेशन. So fugal is all dependent on mass, at which point that object is, and what is the speed of the object, angular speed of the object. Somewhere. Is it clear? Yes, ma'am. So start finding out and give me the frequency. कि वो frequency निकाल के दो जिस पे slipping just start हो. That concept is very clear. That 5/2 pi. 5 by √2 pi. मीन्स वो सॉल्व Pi by करने के बाद √2 1.99 आता है तो 2 रेवोल्यूशन. ठीक है, मतलब 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड कर दिया तो आपका कॉइन स्लिप होना शुरू हो जाएगा. राइट? यस यस. अब वो बोल रहा है कि अगर तुमने कॉइन को उठाकर रिम पर रख दिया है, इफ यू हैव केप्ट द कॉइन एट रिम, रिम मतलब कॉर्नर ऑफ द डिस्क, ये आपका रिम है, ये एंडिंग यहाँ पे एकदम यहाँ पे रख दिया है, तो तुम्हारे वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा? तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी कि यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग स्लिपिंग ऑफ द कॉइन? देखो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल का कंसेप्ट क्लियर होगा ना. सम इज नोवेयर टफ पार्ट. सिर्फ एक गाइडेंस का जरूरत है सम को समझने के लिए. तो पढ़ रहे हो तो सम आएगा, इसलिए मैंने सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल को इतना टाइम दिया.
रिम पे रखने के बाद आर विल बी हाउ मच, आर कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ ग्रामोफोन आएगा रेडियस आ जाएगा। यस, रेडियस 8 ऑफ सेंटीमीटर। ग्रामोफोन आएगा, दैट इज 8 सेंटीमीटर, दैट इज वेरी ट्रू। अब मेरा कॉइन 8 सेंटीमीटर पे है और उस 8 सेंटीमीटर पे जाने के बाद मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे इट विल स्टार्ट स्लिपिंग। स्लिप हो रहा है मतलब कीप इट इन माइंड। देखो उड़ा नहीं है, जस्ट स्टार्ट हुआ है स्लिप होना, उड़ा नहीं है। तो उड़ा नहीं है, जस्ट स्लीपिंग स्टार्ट हुई है। उसने स्टेटमेंट बोला है कि इट विल स्टार्ट स्लीपिंग, मतलब उड़ा नहीं है, मतलब अभी तक फ्यूगल डोमिनेंट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? Yes. इट हैव जस्ट स्टार्टेड। तो समवेयर अभी भी पिटल डोमिनेंट है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से डिस्क के उड़ के बाहर नहीं गया है, उसी डिस्क के कांटेक्ट में है वो अभी। तो योर फ्यूगल बढ़ रहा है। अब अगर इस अमाउंट से ऊपर चले जाओगे ना तो फ्यूगल डोमिनेट हो जाएगा। सो इट इज जस्ट स्टार्ट स्लीपिंग, इट मींस दैट योर फ्यूगल इज स्टिल स्मॉलर देन पिटल, इसलिए अभी भी कांटेक्ट में है वो। समझ में आ रहा है? बहुत कम वैल्यू से नीचे है पर अभी भी स्टिल वो कांटेक्ट में है। मतलब हियर आल्सो यू हैव अ कंडीशन ऑफ फ्यूगल इज समवेयर स्मॉलर देन और इक्वल टू पिटल। बहुत छोटे अमाउंट से स्मॉलर है, मतलब ये आपका बॉर्डर है, समझ सकते हो। इसके ऊपर अगर आपने फ्रीक्वेंसी कर दी तो यू विल एक्सपीरियंस अ लार्जर फ्यूगल और आपका कॉइन उड़ के ग्रामोफोन से बाहर चला जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? यस मैम। शुभम समझा? शुभम यू गॉट द पॉइंट? यस मिस, समझा। व्हाट अबाउट अदर पीपल? तेजस, शेरॉन, देविका? यस मैम Yes, समझा। ma'am. Yes. Yes, ma'am. विराट समझा? Yes. मनाली, is it okay? Yes, ma'am. Yes. Okay. Jennifer, Bhushan, see I'm Yes, talking ma'am. to everyone. Whatever Okay. names I'm seeing in the front of me, इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ। प्लीज Ma'am, जो question बात का करते हैं second उनका part नाम आगे explain आ करो। जाता है। क्या हुआ? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये बोलता है कि अब आपने क्या किया है, पहले आपका कॉइन जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है? आपका कॉइन रखा हुआ है इनिशियली कहाँ पे रखा है? कितने सेंटीमीटर पे रखा है? 5 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब 3.14 पे रखा है। बाद में उन्होंने क्या किया, कॉइन को उठा के ना यहाँ कॉर्नर में रख दिया, यहाँ पे। अब कितना डिस्टेंस हो गया इस कॉइन का? 8 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नाउ। तो दे हैव Yes. चेंज द रेडियस। रेडियस चेंज करने से मैम बोलो। वो रेशियो लेने का ना फ्रीक्वेंसी का। हाँ ले सकते हो, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ले Yes. सकते हो। समझा। या तो ऐसे जाओ कि पूरा सब वापस कैलकुलेट करो और ओमेगा निकालो, या फिर ऐसा करो कि पहले फ्रीक्वेंसी और देख लो कि फ्रीक्वेंसी आर के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी का आर के साथ क्या रिलेशन है, और उस हिसाब से चले जाओ। इनवर्सली। हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 विल गिव यू अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ 2 अपॉन रेडियस ऑफ 1, सॉरी रेडियस ऑफ 1 अपॉन रेडियस ऑफ 2। 1/2 yes. यस आपके पास रेडियस ऑफ 1 तो है, आपके पास f1 है, आपके पास r2 है, आप f2 निकाल लो, दैट इज ओके। समझा। Yes. इसीलिए मैंने ये सम्स आपको भेजे कि आप लोगों को पिटल और फ्यूगल का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। एक बार पढ़ के आओगे तो एटलीस्ट पता तो होगा सब में क्या है, फिर मैं जो बोलूंगी वो समझ में आएगा। एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टीच यू द कांसेप्ट्स, आई एम गोइंग टू सेंड यू सम्स ऑन दोस। 4 से 5 सम होंगे, सम्स ऐसे होंगे कि कुछ कांसेप्ट 11 से भी उठेंगे उसके अंदर। आपको ट्राई करना है, नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करूंगी क्लास में। ठीक है? इज इट ओके? यस ठीक है। So let's move ahead with a new topic for today. That is application of uniform circular motion. So basically, you know, when you say something as uniform circular motion, right? You know about this. Uniform circular motion कब और किसको बोलते हैं?
When I say that object is moving in a uniform circular motion, now you Speed people can switch on your Speed camera, is switch off your constant. cameras. No issue. स्पीड कांस्टेंट ओमेगा ओमेगा कांस्टेंट रहता है, होएगा मैम. Speed constant होता है. That's very true. एंगुलर So we say एक्सेलरेशन that an object is in. Yes. So कौन सा acceleration 0 होता है? एंगुलर ये देखो, एक्सेलरेशन, Angular acceleration. Angular acceleration और एक और acceleration है जो चेंज नहीं करता. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, Acceleration. Yes. Yes, tangential acceleration. So here we are going to study or we are going to derive an expression for maximum safe speed if you are moving on a horizontal circular road. आपका एक circular road है like this, ठीक है, और इस पे आपकी जो कार या गाड़ी है वो मूव कर रही है, ठीक है, एंड हम लोगों को इसके लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड जो होता है कि जिस सेफ स्पीड से इसको यहाँ पर चलना है, आपने देखा है काफी जगहों पर रोड पर मैक्सिमम स्पीड का कंडीशन रखा होता है कि आपको इतने स्पीड से चलना है, मैक्सिमम और Yes. मिनिमम दोनों होता है एक्चुअली, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम स्पीड by which you should move on a unbanked road. There is something called as banked road and unbanked road. मैं थोड़ा सा आगे जाके इसके बारे में समझाऊंगी. So here we are going to discuss about that कि आपकी जो भी गाड़ी है उसका जो मैक्सिमम स्पीड लाया जाता है या निकाला जाता है कि, एक मिनट रुको, okay, can you see my page? Yes. यस, तो what I was talking about कि कोई भी एक अनबैंक्ड रोड है, अनबैंक्ड रोड का मतलब थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अगर आपने रोड्स को आपने कभी देखा हो तो वो रोड्स है ना थोड़े से कर्व्ड होते हैं, कर्विंग रोड्स होते हैं थोड़े, जो सर्कुलर वाले रोड्स होते हैं ना उसमें थोड़ी कर्विंग होती है, वो जो कर्विंग क्रिएट की जाती है ना दैट इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ द रोड. सो अनबैंक्ड रोड मतलब वैसी कोई कर्विंग नहीं की है, कभी आप बाहर वगैरह कभी यहाँ पे तो बेसिकली देखने के लिए नहीं मिलता, कभी अगर बाहर वगैरह आप जाओगे ना यहाँ के कल्याण के रोड तो भाई बहुत अच्छे वाले होते हैं, अब थोड़े मुंबई वगैरह साइड में जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि वहाँ के रोड्स थोड़े से कर्व्ड होते हैं, देयर इज अ कर्विंग इन द रोड. ओके, सो जिन रोड्स में वो कर्विंग नहीं होती है उनको अनबैंक्ड रोड्स ऐसा बोला जाता है. मैं आपको इमेज दिखा दूंगी फॉर द नेक्स्ट टाइम, अभी मैंने वो मोबाइल फोन में नहीं रखा है. सो अनबैंक्ड रोड मतलब वो कर्विंग ना होना, दैट कर्विंग का एग्जिस्ट नहीं करना. सो ऐसे रोड जिसमें कर्विंग नहीं होती, सर्कुलर जहाँ पे आपको सर्कल लेना है, जिन रोड्स में कर्विंग नहीं होती उनको हम बेसिकली अनबैंक्ड रोड बोलते हैं. वी से सच रोड्स एज अनबैंक्ड रोड. मैं यहाँ पर समझे? वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, क्या हुआ, फिर से बोलो. वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा यहाँ. यस, दैट्स वेरी ट्रू. इसीलिए तो हम इस ऐसे रोड्स के लिए हम मैक्सिमम स्पीड का कंसेप्ट लेकर आते हैं कि आप इससे ऊपर स्पीड लेकर जाओगे तो योर व्हीकल्स विल एक्सपीरियंस अ स्किड और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एक्सीडेंट होने के चांसेस है, स्लिप होने का चांसेस है, गाड़ी के इधर उधर स्किड होने का चांसेस है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैक्सिमम स्पीड ऑन सच रोड्स. फिर से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. वी आर गोइंग टू डिराइव एन इक्वेशन फॉर सच रोड्स जिनकी बैंकिंग नहीं हुई. मैम बैंकिंग क्या होता है, अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो कि जब कोई जहां पर भी टर्न्स होते हैं नॉर्मली उन रोड्स में थोड़ी सी कर्विंग क्रिएट की जाती है, वो जो कर्व क्रिएट किया जाता है उसी को हम बैंकिंग कहते हैं. इसका डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में दिखाऊंगी. सो जिन रोड्स में ऐसी कर्विंग क्रिएट नहीं की जाती है, कर्व मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज कर्व, दिस इज कॉल्ड एज कर्व, ऐसे Yes, कर्व, ma'am. यस, ठीक है. सो अगर ऐसे कर्व्स इन रोड पे क्रिएट नहीं किए गए हैं, अगर ऐसे कर्व्स इन रोड पे क्रिएट नहीं किए गए हैं, ऐसे रोड्स को अनबैंक्ड रोड बोला जाता है. और अनबैंक्ड रोड पे चलने के लिए आपकी गाड़ी के लिए मैक्सिमम स्पीड रखा जाता है.
क्या आप उस स्पीड से अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको फाइन पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उस स्पीड से ऊपर गए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी गाड़ी स्किड हो जाए, आपके कंट्रोल से निकल जाए एंड एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? यस क्लियर हुआ what I said? Okay. Yes. बेसिकली पहले हम अनबैंक्ड रोड के बारे में बात करेंगे जिसमें कर्विंग नहीं बनाई जाती है। समझ में आया? अनबैंक्ड रोड समझा, जहां पर Yes, कर्विंग ma'am. नहीं बनाई, नहीं बनाई जाती। ठीक है? ठीक, लेट्स मूव अहेड। देखो, अब एक बात तो क्लियर है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किडिंग ना हो, मतलब मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल से ना निकले और एक्सीडेंट ना हो, तो एक कंडीशन है, एक ही कंडीशन है उस चीज को चलाने का, कि जितना जब मैं टर्न ले रही हूँ, व्हेन आई एम मूविंग इन अ सर्कल, जब मैं टर्न ले रही हूँ तो किसी तरीके से मेरा पिटल और फ्यूगल सेम है। जब तक ये Balance है। अमाउंट सेम होगा तब तक कोई भी फोर्स डोमिनेंट नहीं होगा, और कोई भी फोर्स डोमिनेंट नहीं होगा तो गाड़ी एक सेफ स्पीड के साथ चलेगी। डिड यू अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड टू से? समझा मैंने क्या Yes. कहा? यस Yes, This ma'am. is- Yes. एक क्वेश्चन है, मैं जब यहाँ पर टर्न ले रही हूँ तो अगर मैं चाहती हूँ कि टर्न लेते वक्त मेरा फ्यूगल डोमिनेंट ना हो जाए और डोमिनेंट होने की वजह से मेरा कंट्रोल जो है मेरी गाड़ी पे वो कम या खत्म ना हो जाए, अगर मैं ये पॉसिबिलिटी चाहती हूँ तो उसका एक ही कंडीशन है कि मेरा जो पिटल है सर्कल में घूमते वक्त और जो फ्यूगल लग रहा है उन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए? व्हाट शुड बी द वैल्यू? इक्वल What should be the value? Be Equal. अगर फ्यूगल डोमिनेंट हो गया, फ्यूगल डोमिनेंट हो गया तो आपको आपका जड़ बाहर की तरफ लगेगा और आपकी गाड़ी आपके अंडर कंट्रोल में उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से रहनी चाहिए। और यहाँ पर जो पिटल प्रोवाइड करने वाला है वो कौन सा फोर्स होगा? Which force it will be? फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स Friction. एंड रोड Friction. Yes. So it will be basically friction between the vehicle and the tire. व्हीकल और टायर के बीच का जो फ्रिक्शन है वही ये पिटल प्रोवाइड करेगा। तो अगर व्हीकल और रोड के बीच का टायर अगर मुझे फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो मेरा फ्यूगल अगर इस फ्रिक्शन के फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है तब मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। इज दिस ओके व्हाट आई सेड? मैम Is एकदम this okay what I पर्टिकुलर स्पीड said? लगेगा ना Yes, इसके लिए? यस या फिर उससे कम, मतलब या फिर उससे कम या तो पर्टिकुलरली ये। अब जब तक पिटल भी बैलेंस, जब तक पिटल भी है ना, पिटल भी डोमिनेटिंग है ना, तब तक भी चलेगा। पर एक मिनिमम आगे आप जाके पढ़ोगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिनिमम सेफ स्पीड आल्सो। आपको मिनिमम भी होगा मैक्सिमम भी होगा, बट फिलहाल मैं सिर्फ मैक्सिमम का डिस्कशन कर रही हूँ, ठीक है? चलो यस जरा ये देखते हैं। दिस इज माय कार, मैंने इसका सेक्शन कट किया है, ओके, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस कार। There will be normal in the upward direction, of course, and mg in the downward Downward direction. direction. So here normal will be balanced by Equal to mg. mg. एमजी MG. Okay. Now the centripetal which is provided, the centripetal which is provided, it will be provided by the frictional force, and that centripetal should be equal to, ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स मेरे सेंट्रीपिटल को प्रोवाइड करेगा एंड दैट शुड बी इक्वल टू माय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका फॉर्मूला इज mr ओमेगा स्क्वायर और MR mv omega स्क्वायर बाय square. r। Is this okay? यस Yes. That is okay. Now let's move ahead. मेरी स्क्रीन ब्लर है क्या दिख रहा है आपको properly? मैम दिख रहा है। फोकस हो रहा था। बराबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Let's move ahead. Yes. Yes. Okay. So I am putting this equation as equation number 1 and putting this equation as equation number 2. Now what I am doing, I am dividing equation 2 by equation 1. Dividing equation 2 from equation 1. So basically what I'll get is Fs by n equals to mv square by r the whole by mg. mm got cancelled, so fs by n equals to v square by rg. यहाँ तक सबको समझा? Yes. यस Yes. Yes. Since मेरा r कांस्टेंट है,
मेरा g कांस्टेंट है, राइट? इफ माय r इज कांस्टेंट, माय g इज कांस्टेंट। और fs तो मुझे पता है कि fs बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शनल फोर्स? US mu into s into n। USN. So mu s into n is equals to v square by rg. So n got cancelled, so mu s is equals to v square by RG. rg. हाँ जी Therefore v is equals to, that is Under root of maximum mu s speed, RG. mu s rg. so it is mu s rg. RG. So v max is equals to under root of mu mu s। s rg. USRG. मतलब आपका v पूरी तरीके से कौन डिसाइड करने वाला है? Who is going to Yes. decide? US. US Yes, that is the coefficient of friction Static static friction. friction between the road and the tire. टायर मिनिमम Is it clear? हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे उस पर, मिनिमम थोड़ा आगे बात करेंगे, अभी नहीं। तुमको समझ में आना चाहिए कि मिनिमम कितना होना चाहिए, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा स्लोली जाओ। मैं मिनिमम की कंडीशन पे भी आऊंगी कि मिनिमम कितना होना चाहिए। एक्चुअली यू शुड मिनिमम, देखो सेंट्रीपिटल इतना भी डोमिनेंट ना हो जाए कि आप टर्निंग लेते समय गिर जाओ, इतना भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? yes यस Yes. कंडीशन लेकर हम मिनिमम पे जाएंगे, बट नॉट नाउ। सो मैक्सिमम सबको क्लियर हुआ? व्हाट आई डिड? Yes. यस yes Yes. यस ठीक है, सो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, डाउट है तो पूछ लो। कीपिंग इट इन द फ्रंट ऑफ यू, कहाँ पर क्या कैसे आया, एक बार अच्छे से अपने ब्रेन को रिवाइज करवाओ, और कुछ नहीं आ रहा है तो पूछो। सो ये वीक की जो वैल्यू है बेसिकली आपके म्यूएस पे डिपेंड करती है, और म्यूएस पे डिपेंड करती है मतलब एक बात समझो कि क्यों हमको अनबैंक से बैंक कंडीशन पे जाना पड़ा, क्यों हमारा अनबैंक वाला रोड काम नहीं करता है। ये जो म्यूएस है ना बच्चों, ये पानी गिरा है या किसी गाड़ी की वजह से ऑयल गिर गया, तो ये म्यूएस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस So understanding what I am trying to say? हाँ, Yes. मतलब Yes. value can change because of water, because of the mud, because of oil which fall from the vehicles. So it is not safe. और कितनी बार कैलकुलेट करते बैठोगे? How much time you are going to calculate कि अब म्यूएस क्या है, तब म्यूएस क्या है? और इसी वजह से हम लोग अनबैंक कंडीशन से बैंक कंडीशन पे आने वाले कि अनबैंक कंडीशन के कंडीशन से काम नहीं चलेगा, ये हमको प्रॉपर डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ रहे हैं। सो दैट इज ओनली द रीजन कि हम लोग अनबैंक कंडीशन से बैंक कंडीशन पे जाएंगे, और बैंक कंडीशन पे जाने के बाद हम मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यस मिस यस मैम Yes. ठीक है, नाउ नेक्स्ट दैट, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है या नो किसी को चाहिए कि मैं एक बार और समझाऊं? सबको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? यस Yes. मैम yes yes किसी को सेकंड एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मैम आप एक बार फिर से समझा दो? बोलो मैम बोलो, वो I'm listening. ऑयल और वाटर वाला अगर रहेगा तो बैंक के वजह से वो तो चले जाएगा, लेकिन वो सैंड वाला कैसे जाएगा? बैंक का कंडीशन आगे जाके आपको समझेगा कि बैंक कंडीशन क्या कर देता है। बैंकिंग का जो कंडीशन है वो क्या कर देता है वो आपको आगे जाके समझेगा जब हम उसको डिराइव करेंगे, when we will derive it, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैंकिंग कंडीशन ऐसा क्या कंडीशंस क्रिएट कर देता है कि आपका इतना मतलब स्टिल म्यू तो डिपेंडेंसी है ही, म्यू की डिपेंडेंसी तो हमेशा ही होने वाली, क्योंकि म्यू ही है जो हमको पिटल प्रोवाइड करने वाला है, तो म्यू की डिपेंडेंसी तो होगी, पर वो और भी ऐसे फैक्टर्स लाएगा जो चीजों को संभालने की कोशिश करेगा कि ठीक है अगर म्यू किसी वजह से कम हो गया है तो कुछ ऐसे कंडीशंस हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि वो म्यू की जो कमी है वो बाकी की चीजें कवर कर ले और आपका स्किडिंग ना हो और एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम रहे। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes, समझा?
So that we will come to know when we will understand the skidding in detail in banked condition in detail when we will go for the next chapter. Sorry, next lecture. ये सबको clear है what I said? Yes, ma'am. Yes, yes. Yes. मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि मुझे ब्लैक दिख रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है. ठीक है. किसी को सेकंड एक्सप्लेनेशन चाहिए या आई शुड गो अहेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़े. Yes. अब मैं Yes. चाहती हूँ कि फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ये जो कंडीशन है ना, ये जरा सा 4 व्हीलर के बारे में आप जरा डिस्कस करो. मतलब सोचो कि नॉर्मली जब 4 व्हीलर्स हॉरिजॉन्टल रोड पे चलते हैं तो आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट वहां पर, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी मैंने कार का एग्जांपल लिया, पर आप देख सकते हो कि जब मैंने कार का एग्जांपल यहाँ पे लिया तो बहुत ही बेसिक वे में जाके लिया है. मैंने चारों टायर्स वगैरह कंसिडर करके कुछ नहीं किया है ना. As you can see, I have not went ahead with the 4 tires and वो रियल वाले सिचुएशन में एकदम लेके नहीं गई हूँ मैंने सीधा सेंटर ऑफ मास या फिर बोल सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक कंसिडरेशन में रखकर, ये मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मेरे कार की, मैंने उसको कंसिडरेशन में रखकर ये पूरे डेरिवेशन को सॉल्व किया है. बट अगर आप रियल सिचुएशन में जाते हो और आप चारों उन कार्स के चारों व्हील्स के बारे में सोचते हो तो आप एग्जैक्टली क्या सोच सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम स्पीड. जस्ट थिंक ऑफ इट, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. थोड़ा सा बहुत हायर लेवल पे चला जाएगा कंसेप्ट, इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आई जस्ट वांट यू टू थिंक कि अगर आप कार के रियल कंडीशन के बारे में जाओ कि जो आपके रियल लाइफ कंडीशन है जिसमें कार के आप चारों टायर्स के कंसिडरेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट will be the maximum speed which will be required so that we can have a vital and fuel to be same. समझा क्वेश्चन मेरा? समझा मैंने क्या कहा? क्वेश्चन समझा आपको? Yes. ये मैंने बहुत बेसिक कंडीशन कंसिडर किया है जिसमें मैंने सीजी को लेकर सॉल्व कर दिया. ये जो पॉइंट मैंने नॉर्मल, आपको भी पता है कार है तो कैसी होगी कार, ये आपका कार है, चारों के टायर्स 4 का टायर्स कंसीडर होंगे, करना पड़ेगा. है ना. Yes. बट यहाँ पर मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, मैंने चीजों को थोड़ा सिंपल रखा है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. कि उन्होंने क्या बोला, सीधा सीजी ले लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लो पूरे कार का जो यहाँ पर आता है और उसको रिजॉल्व करके मैक्सिमम स्पीड निकाल दो. अब मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा रियल लाइफ कंडीशन जाकर सोचो, सिर्फ सोचो. आई एम नॉट सेइंग कि आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, आपका बेसिक सिलेबस ये है, सिलेबस में आपके ये है वो नहीं है, पर आई जस्ट वांट यू टू थिंक कि अगर मैं चारों व्हील्स को लेकर चलती हूँ तो क्या होगा. बोलो शुभम. मीन्स चारों टायर का अलग अलग रहेगा ना सब. यस, इसीलिए तो बोला मैंने कि जरा उनके बारे में सोचो. रोड भी थोड़ा टिल्ट रहेगा ना. मैम वो चारों टायर्स का आएगा सेम नहीं रहेगा. और वो चारों का नेट इफेक्ट फिर सेंट्रीपिटल को बैलेंस करेगा. तो तो 4 सोचो. म्यू एस आर जी इक्वल्स टू एफ एस आया तो अंडर रूट ऑफ 4 म्यू एस आर जी आएगा वी मैक्सिमम. और तेजस, आई जस्ट वांट यू टू थिंक, सोचो. नेक्स्ट टाइम मेरे को सिर्फ थ्योरी मत बोलो, अगर कुछ कर सकते हो. दिस इज फॉर दोस पीपल, सी ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, सबके लिए सिर्फ इतना ही कंपलसरी कि जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ लो. ये उन्हीं के लिए है जो सोचना चाहते हैं. सो बेसिकली ये सबके लिए नहीं है, मैं स्ट्रेट अवे बोल रही हूँ ये बात. हाँ, आप लोग सब लोग सोचना चाहते हो, आई विल बी वेरी हैप्पी कि सब लोग सोच रहे हैं. ये तेजस, अगर तुम कुछ सोच रहे हो, ट्राई टू फॉर्मुलेट इट, पेपर पे जरा फॉर्मुलेट करो और देखो किस कंडीशन पे पहुंचते हो. सोच रहे हो दैट इज ओके. वी मैक्सिमम डबल आ रहा है. थिंक अबाउट इट तेजस, आई एम टेलिंग यू ना, थोड़ा टाइम लो, टाइम लेके थोड़ा सोचो, सोच के जरा चारों कार्स को ये करो, चारों टायर्स को जरा गो थ्रू करो, देखो क्या. मुझे सिर्फ ये देखना है कि तुम लोग कितना सोच सकते हो, कहाँ तक लेकर जा सकते हो. मैं तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप राइट कंक्लूजन पे आओगे. आई जस्ट वांट यू टू थिंक, मैम दैट्स ऑल. मैम निकालना क्या, मतलब कंक्लूजन क्या देना? वी मैक्सिमम निकालना है कि अगर आप Okay. चारों टायर्स को कंडीशन लेकर चलते हो तो आपको वी मैक्स क्या आएगा.
इन योर रियल लाइफ, डे टू डे लाइफ। यहाँ पे मैंने सीजी लेके काम किया है ना, आपको चारों टायर का कंसिडरेशन लेकर वीमैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, कुछ समझे? हेलो मैम। बोलो। मैम टोपल का मीनिंग क्या है? टोपल टॉपलिंग मीन्स स्किड होना, इधर उधर थोड़ा सा, व्हाट आई कैन से, हाँ जैसे इधर हम कभी जब हमारा ब्रेक हमारे कंट्रोल से ये हो जाता है तो हम इधर उधर घूमना चालू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टॉपलिंग। यस मैम। या ओवर टर्निंग, कंट्रोल से कंट्रोल छूट जाना और गाड़ी अपने हिसाब से कहीं पे भी जंबलिंग करके हुए आगे बढ़ना, या बहुत ज्यादा ओवर टर्न कर जाना, जितना चाहिए नहीं ma'am. उससे ज्यादा ओवर टर्न करके कहीं पर आना। सो बेसिकली जंबलिंग कंडीशन में गाड़ी का चलना, कि कहीं पे भी जिगजैग कैसे भी जा रही है और कैसे भी टर्न कर रही है, ओवर टर्निंग बोल सकते हो या रोल ओवर बोल सकते हो उसको, ठीक है? यस मैम। में से जो Yes, रूट है। का म्यू एस आरजी निकला ये एवरेज स्पीड का मैक्सिमम है ना? यस ऑफ कोर्स कांस्टेंट वैल्यू के साथ तो आप वैसे भी नहीं जाते कहीं पे भी, बट ऑफ जो कोर्स यू आर गोइंग सम फिक्स। जो दो टायर का है वो कम सेंटीमीटर हो जाएगा और एक का ज्यादा आएगा, तो बैलेंस होकर एवरेज ले ले तो ये वाला आता है म्यू एस आरजी। ठीक है, थिंक अबाउट इट, गो अहेड एंड थिंक, स्टार्ट थिंकिंग, दैट्स, ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए मैंने कि तुम लोग सोचो तो टायर के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, मुझे बस वो पता करना है, और अगर इस कंडीशन पे आना चाहते हो तो व्हाट शुड बी द कंडीशन। अच्छा ठीक है, वहां तक मत जाओ, सिर्फ इतना निकाल के दो कि मैं अगर चारों टायर्स को कंसिडरेशन लेकर चल रही हूँ तो व्हाट विल बी माय Vmax। मैं इसके साथ नहीं जा रही हूँ, मुझे चारों टायर का कंसिडरेशन लेकर उस पर क्या वर्किंग हो रही है, मुझे ये बताओ कि उस पर कौन से फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, वो फोर्सेस कैसे बैलेंस हो रहे हैं, मुझे सारा कंसेप्ट चाहिए, सिर्फ हवे में आंसर मत करो। बुक लो, पेपर लो, चारों टायर बनाओ, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस करो, न्यूटन के लॉज लिखो, सेकंड लॉज, और फिर देखो कहाँ पहुंचते हो, समझे? यस यस। ठीक है, so चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं विथ सम न्यू कंसेप्ट एंड देन वी विल गो अहेड